वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक हमने दो बहुत इम्पोर्टेंट क्रिटिक्स पढ़े, आई ए रिचर्ड्स एंड टी एस एलियट। लेकिन अब हम पढ़ेंगे उस क्रिटिक को जिसने इस मूवमेंट को नाम दिया। अगर न्यू क्रिटिसिज्म एक कंपनी होती तो रिचर्ड्स उसके साइंटिस्ट होते, एलियट उसके फिलोसोफर होते और जॉन क्रो रैनसम उसके फाउंडर। तो कौन थे जॉन क्रो रैनसम? ये एक अमेरिकन पोइट हैं, लिटरेरी क्रिटिक थे और प्रोफेसर थे। ये अमेरिका के सदर्न लिटरेरी मूवमेंट से जुड़े हुए थे, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर ये टर्म आता है कि किसने कॉइन किया, ये अगर ये क्वेश्चन आता है कि किसने कॉइन किया न्यू क्रिटिसिज्म, तो आपका आंसर क्या होगा? जॉन क्रो रैनसम। और उनको फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म क्यों बोलते हैं? सिंपली क्योंकि 1941 में उन्होंने एक फेमस बुक लिखी जिसका नाम था द न्यू क्रिटिसिज्म। इसी बुक के बाद इसी मूवमेंट को ऑफिशियल नाम पड़ गया न्यू क्रिटिसिज्म। अब देखते हैं कि रैनसम की प्रॉब्लम क्या थी। उस टाइम लिटरेचर को कैसे पढ़ा जाता था? टीचर बोलता था कि शेक्सपियर की लाइफ को पढ़ो, मिल्टन की लाइफ को पढ़ो, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखो, रिलीजन देखो, बायोग्राफी देखो और पोएम बस थोड़ी सी। इसीलिए रैनसम ने बोला कि हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोएम को उसकी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर और फॉर्म के बेसिस पर जज करो। पोइट्री जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है। फिर आता है रैनसम कहते हैं कि पोएम एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, उसको समझने के लिए बायोग्राफी की ज़रूरत नहीं है, हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके टेक्स्ट की ज़रूरत है। मान लो जैसे आप एक ब्यूटीफुल पेंटिंग देखने म्यूजियम गए। अब गाइड सिर्फ पेंटर की लाइफ बताता रहे और उसे उसने वो कहाँ पैदा हुआ है, कहाँ पढ़ा है, क्या खाया है, क्या पहना है और पेंटिंग की बात ही ना करे, तो क्या आपको मजा आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसी तरह रैनसम बोलते हैं कि आर्ट वर्क को एनालाइज करो, आर्टिस्ट को नहीं। फिर उनका जो वर्क आता है वो है ऐसे है इनका क्रिटिसिज्म आईएनसी। आईएनसी क्या है? क्रिटिसिज्म आईएनसी में आईएनसी की जो फुल फॉर्म है वो है इनकॉर्पोरेटेड। रैनसम ने इस शब्द को इस्तेमाल एक मेटाफर के रूप में किया है। उनका मानना था कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म को किसी बड़े बिजनेस या कॉरपोरेशन की तरह प्रोफेशनल, सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ना कि सिर्फ शौकिया तरीके से किया जाने वाला काम होना चाहिए। तो ये इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे है। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म को साइंटिफिक बनाया जा सकता है। तो रैनसम बोलते हैं कि हाँ, बनाया जा सकता है। क्रिटिसिज्म का प्रॉपर डिसिप्लिन बनाना चाहिए, रैंडम ओपिनियंस नहीं, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। इसका मतलब है कि पोएम को एनालाइज करते वक्त हर क्लेम का प्रूफ टेक्स्ट में होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप बोलते हो कि दिस पोएम इज सैड, तो टीचर पूछेगा कि प्रूफ बताओ, कौन सी लाइन है, कौन सा सिंबल है, कौन सी इमेज है। यही न्यू क्रिटिसिज्म का स्टाइल है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था वो था ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। अब आती है एक डिफिकल्ट टर्म, इसको मैं इजीएस्ट वे में समझाती हूँ। ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? द नेचर ऑफ बीइंग। लिटरेचर में इसका मतलब क्या है? पोएम को उसकी ओन एग्जिस्टेंस के बेसिस पर स्टडी करना। मतलब पोएम एक इंडिपेंडेंट लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसका अपना एग्जिस्टेंस है, उसका सिर्फ उसके अंदर के एलिमेंट से समझो। मान लीजिए जैसे आप एक मोबाइल फ़ोन को समझने के लिए उसका प्रोसेसर, बैटरी, कैमरा, डिस्प्ले ये सब चीज़ें देखते होगे, कंपनी के सीईओ की बायोग्राफी तो नहीं पढ़ते। तो बिल्कुल वैसे ही पोएम को उसके वर्ड्स, सिंबल और स्ट्रक्चर से समझना चाहिए। रैनसम बोलते हैं कि पोएट्री की ब्यूटी सिर्फ मीनिंग में नहीं होती, उसकी ब्यूटी होती है उसकी फॉर्म में, लैंग्वेज में, रिदम में, इमेजेस में, सिंबल्स में, साउंड में, स्ट्रक्चर में। ये सब इक्वली इम्पोर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि शेक्सपियर का जैसे सोनेट है, अगर उसका रिदम हटा दो, राइम हटा दो, स्ट्रक्चर हटा दो, तो क्या उसका सेम ही इफेक्ट रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसीलिए फॉर्म इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि फॉर्म वर्सेस कंटेंट। बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें।
अब क्वेश्चन ये है कि पोएम में इम्पोर्टेंट क्या है? कंटेंट इम्पोर्टेंट है या फॉर्म इम्पोर्टेंट है? तो रैनसम कहते हैं कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन फॉर्म को इग्नोर नहीं कर सकते। मीनिंग लैंग्वेज के थ्रू ही आता है, ठीक है? अब एक बार इनका कंट्रीब्यूशन दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो रैनसम ने हमें क्या दिया? न्यू क्रिटिसिज्म टर्म दी, एक सेंटर अप्रोच दी, क्रिटिसिज्म इन कोऑपरेटिव दिया, ontological क्रिटिसिज्म दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्म दी, ऑब्जेक्टिव लिटरेरी एनालिसिस दी। अब इनके कुछ मेजर वर्क्स देख लेते हैं। द न्यू क्रिटिसिज्म 1941, फिर आता है क्रिटिसिज्म आईएनसी, गॉड विदाउट थंडर, on criticism, the anthology of poetry, the words body, selected prose, poems about God, the words body. ओके, एग्जाम में ये सब इम्पोर्टेंट है। मेन जो है वो पहले दो हैं, द न्यू क्रिटिसिज्म और उसके बाद वो जो मैंने भी बताया था क्रिटिसिज्म आईएनसी। अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं रिचर्ड्स और रैनसम का, तो रिचर्ड्स बोलते हैं कि पोएम को प्रैक्टिकली एनालाइज करो, बट रैनसम बोलते हैं कि पोएम को इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट की तरह एनालाइज करो। रिचर्ड्स ने मेथड्स दिए हैं, रैनसम ने मूवमेंट को नाम दिया। अगर इलियट से इसका कंपैरिजन करें तो इलियट कहते हैं कि पोइट की पर्सनैलिटी से बाहर निकलो, रैनसम कहते हैं कि पोइट की तरफ देखो, पोएम की तरफ देखो, दोनों का फाइनल गोल एक ही है, दैट इज टेक्स्ट सेंटर रीडिंग। तो अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए कि जॉन क्रो रैनसम कौन थे, दैट इज फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म 1941 ने मूवमेंट को ऑफिशियली नाम दिया था। क्रिटिसिज्म आईएनसी में उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को सिस्टमैटिक और एविडेंस बेस्ड बनाने की बात कही थी। और ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म का मतलब है कि पोएम को एक इंडिपेंडेंट वर्क ऑफ आर्ट के रूप में पढ़ना, फॉर्म, लैंग्वेज और स्ट्रक्चर को मीनिंग जितना ही इम्पोर्टेंट देनी चाहिए। आई होप आपको ये सारी टर्म्स बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट राइटर हम करेंगे क्लेनथ ब्रुक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।